नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। एक लाइन आपने सुनी होगी, एक कहावत आपने सुनी होगी कि जोड़ियां तो ऊपर वाला बनाता है। तो मैं भी इस लाइन को आज दोहरा रहा हूं और आज की स्टोरी मेरी इन्हीं जोड़ियों पर है। लेकिन आप रुकिए, वो वाली जोड़ी नहीं है जो आप सोच रहे हो, पति पत्नी प्रेम का दूल्हा दुल्हन, वो जोड़ी नहीं है। आज मैं देश की सबसे ताकतवर जोड़ियों के बारे में आपसे बात करने जा रहा हूं। पूछने जा रहा हूं कि आपको कौन सी जोड़ी पसंद है। अब आप सोचिए मैं क्या बोलने जा रहा हूँ, अंदाजा लगाइए। अच्छा, कुछ सेकंड आप सोचिए कि मैंने क्या बोलने जा रहा हूँ। मैं जानना चाहता हूँ कि मेरे जो श्रोता हैं, जब तक मैं अपने मूल बात पर आऊँ तब तक कौन कौन क्या क्या अंदाजा लगा चुका होता है। और प्लीज़ आपने जो सोचा हो कि मैं किस जोड़ी के बारे में बात करूँगा, 2 जोड़ियों के बारे में बात करनी है मुझे आज, 2 जोड़ी, अलग अलग जोड़ी। तो ईमानदारी से मुझे कमेंट में लिख के जरूर बताइएगा कि आपने वो 2 जोड़ी कौन सी सोची देश में, जिनके बारे में मैं कुछ सेकंडों में आपके सामने बात करूंगा। बिल्कुल ईमानदारी से बताना है नीचे कमेंट बॉक्स में कि मैंने ये जोड़ी सोची थी। सोच लिया ना आपने? चलिए अब मैं बात करता हूं कि मैं किन जोड़ियों के बारे में बात करने जा रहा हूं। मैं बात करने जा रहा हूं सबसे ताकतवर जोड़ी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की। ये जोड़ी है नंबर 1। एक पार्टी जो सत्ता में है, उसका मुखिया, और एक उसकी पार्टी का अध्यक्ष। इन्हीं दोनों के बीच की जोड़ी को पहली जोड़ी कह रहा हूं। और दूसरी जोड़ी है कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और मौजूदा अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे। इन दोनों जोड़ियों में क्या क्या अंतर है, क्या क्या ताकत है, मैं इस विषय पे आज बात करूंगा। सुनिएगा पूरा वीडियो, बहुत सारी जानकारियां हैं इस वीडियो में। और मैं फिर कहूँगा मुझे आपकी राय की ज़रूरत रहती है, तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि मैं सही बोला या गलत बोला। दरअसल कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और मौजूदा अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, इनकी भावभंगिमा को देखकर आजकल हर कोई कंफ्यूज हो रहा है। किसी को पता ही नहीं चल पा रहा कि अगर अगले लोकसभा चुनावों में कांग्रेस का चेहरा यानी प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार कौन होगा। यह हालात बिल्कुल 90 के दशक के शुरुआत जैसी है। खासकर नरसिंहा राव के जमाने में अक्सर ये अटकलें लगा करती थी कि मई 1996 के लोकसभा चुनावों में नरसिंहा राव के सामने भारतीय जनता पार्टी का चेहरा कौन होगा। अटल बिहारी वाजपेयी होंगे या फिर लाल कृष्ण आडवाणी होंगे। लगभग 3 साल तक इन अटकलों का दौर चलता रहा। लेकिन लोकसभा चुनाव के तकरीबन 6 महीने पहले यानी नवंबर 1995 में और भारतीय जनता पार्टी ने यह औपचारिक ऐलान कर दिया कि अटल बिहारी वाजपेयी पार्टी की तरफ से प्रधानमंत्री पद का चेहरा होंगे। आजाद भारत के इतिहास में यह पहली घटना थी जब किसी भी पार्टी ने अपना प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया हो। दरअसल संसदीय व्यवस्था में पूरी दुनिया में कहीं ऐसा होता भी नहीं है। और ध्यान रखिए, भारत में राष्ट्रपति प्रणाली नहीं है, बल्कि ये संसदीय प्रणाली है। संसदीय प्रणाली में अपना नेता चुनने का हक चुने हुए सांसदों को है, ना कि पार्टी को। चुनाव के पहले प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार का नाम का ऐलान करना सांसदों के ऊपर पार्टी की चॉइस थोपने जैसा है। भाई आप इंडिपेंडेंट होके गए हैं, चुनाव जीत के गए हैं, भली पार्टी से गए हो, लेकिन कायदे से आपको तय करना चाहिए ना कि आपका नेता कौन होगा। लेकिन होता नहीं है। सबसे पहले एक नागरिक के तौर पर हमें पार्टी और उसके संसदीय दल में अंतर को समझना होगा। और वैसे भी कोई पार्टी जब अपने दल के भीतर, अपनी पार्टी के भीतर लोकतंत्र की इजाजत नहीं दे सकती, तो फिर वो भला देश में लोकतंत्र को मजबूत करने का दावा कैसे कर सकती है। आपने सुना होगा कि कैसे एक मुख्यमंत्री के खिलाफ उन्हीं के पार्टी के लगभग 250 विधायक धरने पर बैठ गए थे। उत्तर प्रदेश का किस्सा है, विधानसभा में योगी आदित्यनाथ जी के खिलाफ लगभग 200-250 विधायक धरने पर बैठ गए थे। मगर आश्चर्य यह है कि वो मुख्यमंत्री अभी भी जमे हुए हैं और अब तो उन्होंने छवि और मजबूत कर ली है। पूरे देश के वो ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं। भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली के नेता पसीने पसीने हो रहे हैं उनकी ताकत को देखकर।
स्पष्ट है कि विधायक दल की मर्जी के खिलाफ पार्टी ने अपना नेता यहाँ पे लगाया हुआ है। मुझे पिछले दिनों किसी ने बताया कि योगी आदित्यनाथ के और दिल्ली के जब रिश्ते थोड़े खराब से होने की चर्चा हुई तो दिल्ली में बुलाया गया और एक बहुत बड़े नेता ने योगी आदित्यनाथ से कहा कि जनता विधायक चुनती है, विधायक नेता चुनता है। लेकिन मजे की बात यह, आप जनता के तो नेता हो, जनता में तो आपकी स्वीकार्यता बहुत है, लेकिन आप पार्टी के विधायकों के नेता नहीं हो। विधायक नाराज हैं, थोड़ा देख के काम करिए। तो ये होता है पार्टी का काम, कार्यकर्ताओं की ट्रेनिंग करना, कार्यकर्ता तैयार करना, ग्रास रूट लेवल तक, जैसे पन्ना प्रमुख कहते हैं, वहाँ तक संगठन तैयार करना, नीतियाँ बनाना, उपयुक्त व्यक्ति का चुनाव लड़ाना, कौन व्यक्ति अच्छा होगा कौन खराब होगा, संसाधन कम ना रह जाए, संसाधन की व्यवस्था, ये सब करना होता है। किसी भी राजनीतिक पार्टी का काम अपने संसदीय और विधायक दल पर अपनी नीतियों को लागू करने का दबाव बनाए रखना होता है, ना कि अपने संसदीय और विधायक दल पर नेता, मंत्री, सचेतक चुनने के लिए अपनी पर्सनल चॉइस थोपना होता है। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी ने परपार्टी शुरू कर दी, वाजपेयी जी को डिक्लेयर कर दिया था, तो फिर चाहे अनचाहे सभी दलों को उस परपार्टी को चलाने पर मजबूर होना पड़ रहा है। और इसी वजह से कांग्रेस से भी भारतीय जनता पार्टी की परंपरा के अनुरूप ये सवाल पूछा जा रहा है कि आखिर आपकी पार्टी में कौन अटल और कौन आडवाणी है, मतलब कौन प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार है और कौन पार्टी संभालेगा। और अब कांग्रेस की ओर से भी ये संकेत मिलने शुरू हो गए हैं कि अक्टूबर नवंबर आते आते पार्टी पहली बार अपने प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार का ऐलान कर सकती है और कहीं कह सकती है कि हम देश में पहली बार एक दलित प्रधानमंत्री चाहते हैं। इसी वजह से सबकी दिलचस्पी राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे की अगली रणनीति पर आकर टिक गई है। आइए मैं आपको आज कांग्रेस की स्ट्रेटेजी को डिकोड करने की कोशिश करता हूं, इस जोड़ी को डिकोड करने की कोशिश करता हूं। कांग्रेस की स्ट्रेटेजी को डिकोड करने से पहले देश के मौजूदा सामाजिक परिस्थितियों को डिकोड करना जरूरी है, क्योंकि समाज की वास्तविकता को समझे बिना राजनीति को समझने की कोशिश करना किसी भी मूर्खता से कम नहीं है। और कई बार राजनीतिक दल और नेता ऐसी मूर्खता करते हैं, तो कई बार हम पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक भी इस मूर्खता में अपना अहम योगदान देते हैं। लिहाजा पहले देश के सामाजिक दृष्टिकोण को सामने रखते हैं, जिससे आपको मोटा मोटा आइडिया लगे। जिस प्रकार भारत की अर्थव्यवस्था को हम दो कालखंडों में बांटते हैं, यानी 24 जुलाई 1991 के पहले और 24 जुलाई 1991 के बाद, दो हिस्सों में। बड़ा सुंदर शेर है, प्यार के ऊपर बड़ा शेर है। जैसे ये दुनिया दो हिस्सों में बटी है, एक ईसा के जन्म से पहले और ईसा के जन्म के बाद, ऐसी ही मेरी ज़िंदगी दो हिस्सों में बटी है, एक तो उससे मिलने से पहले और एक तो उससे मिलने के बाद। ये प्यार की बातें मुझे बीच में याद आ गई जब मैंने कहा कि दो कालखंडों में बांटते हैं, 24 जुलाई 1991 से पहले और 24 जुलाई 1991 के बाद, तो मैंने ये शेर बीच में सुना दिया आपको। मतलब एक पुराना दौर, यानी लाइसेंस परमिट राज के साथ साथ मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला, और बाद का वो दौर जो 24 जुलाई 1991 को नरसिंह राव सरकार को वित्त मंत्री मनमोहन सिंह के ऐतिहासिक बजट, जिस बजट में उदारीकरण और भूमंडलीकरण की शुरुआत हुई थी और मुक्त बाजार का नया दौर था, उस बजट के साथ अगला दौर जिसमें लाइसेंस परमिट राज का खात्मा कर दिया गया। दोनों एकदम अलग अलग दौर थे, एक 24 जुलाई से पहले और एक 24 जुलाई के बाद। इसी प्रकार हम भारत के समाज को दो हिस्सों में बांटेंगे। एक 7 अगस्त 1990 के पहले का हजारों सालों की सामंती जकड़न में जी रहा भारत, और दूसरा 7 अगस्त 1990 के बाद का वो भारत जिसमें हजारों सालों से चली आ रही सामाजिक व्यवस्था को झकझोर कर रख दिया था। दूसरे शब्दों में कहें तो एक मंडल के पहले का भारत और दूसरा मंडल के बाद का भारत। विश्वनाथ प्रताप सिंह ने एक झटके में हिंदुस्तान को बदल कर रख दिया। हिंदुस्तान की राजनीतिक, हिंदुस्तान की सामाजिक व्यवस्था, हिंदुस्तान का सामाजिक समीकरण बदल कर रख दिया। ऐसा बदला जिसमें सत्ता की कमान समाज के ऊंचे वर्गों के हाथ से निकलकर पिछड़े और वंचित तबकों के हाथ में पहुंच गई।
और इसी कड़ी में लालू, मुलायम, नीतीश, शिवराज, उमा भारती, कल्याण सिंह, नरेंद्र मोदी, अशोक गहलोत, इन जैसे चेहरे देखते देखते सत्ता और सियासत के केंद्र में आ गए। अगर विश्वनाथ प्रताप सिंह नहीं होते तो इनमें से कोई भी नेता नहीं बन पाता। कभी किसी धक्के से थोड़े दिन के लिए मुख्यमंत्री भले बन जाता, लेकिन इतना बड़ा नेता तो निश्चित तौर पर कोई नहीं बन पाता जो मंडल आयोग की रिपोर्ट के बाद बने। क्योंकि तब नेता या तो नेहरू परिवार पैदा करता था या कुछ विचारधारा के आधार पर आगे बड़े लोग जैसे चंद्रशेखर, वाजपेयी, ज्योति बसु, जॉर्ज फर्नांडिस, इन जैसे लोग नेता बन पाते थे। सोचिए, विश्वनाथ प्रताप सिंह और उनके मंडल ब्रह्मास्त्र के पहले के 42 सालों में 29 सालों तक नेहरू परिवार के लोग ही प्रधानमंत्री रहे, जबकि विश्वनाथ प्रताप सिंह मंडल के बाद के 33 सालों में नेहरू परिवार का कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री पद का मुंह तक नहीं देख सका था। इस एक तथ्य से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हिंदुस्तान के सामाजिक ताने बाने को मंडल ने कितना बदल दिया। अब इस बदले हुए हिंदुस्तान में राहुल गांधी की राजनीतिक अहमियत बतौर कांग्रेस के नेता कितनी है और बतौर प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार कितनी है, दरअसल यही वो सवाल है जिसके बीच कांग्रेस पार्टी अपने रास्ते तलाशने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस अब भी इस गुणा भाग में लगी है, पार्टी को किस चेहरे के साथ चुनाव में जाने में ज्यादा फायदा है। कांग्रेसी इस बात को बखूबी जानते हैं कि भारत जोड़ो यात्रा में भीड़ उमड़ना और इस भीड़ का वोट में बदलना दोनों अलग अलग बातें हैं। कांग्रेस ने उन लाल कृष्ण आडवाणी को भी 1991 में हश्र देखा है, जिनकी प्रचंड लहर को लोग आज भी याद करते हैं और कहते भी हैं कि बिना सोशल मीडिया और ट्रोल आर्मी के जो राम लहर आडवाणी ने पैदा की, वो तो कभी सोशल मीडिया व्हाट्सएप के दौर में मोदी भी नहीं कर पाए। लेकिन आडवाणी की मंजिल सिर्फ 119 लोकसभा सीटें थीं, जबकि मोदी ने 282 और 303 तक का आंकड़ा छू लिया। कारण सिर्फ एक ही था, दोनों नेता मंडल के बाद सामने आए, लेकिन लोगों की राम लहर के बावजूद आडवाणी की कास्ट, अगले वर्ग के सिंधी जो समाज से आते थे, भारत में बेहद कम है, और मोदी की क्लास मंडल के सहारे एकजुट हुआ विशाल पिछड़ा यानी ओबीसी में भी बहुत दिलचस्पी रखते थे मोदी को लेकर। इन सब को देखकर कांग्रेस फिलहाल फूक फूक कर कदम रख रही है, क्योंकि जिस प्रकार चुनाव करीब आते आते नरेंद्र मोदी हिंदुत्व के चश्मे को पॉकेट से निकालकर नीची जाति का चश्मा पहन लेते हैं, उस काट को चाहे राहुल गांधी कितनी भी भारत जोड़ो यात्रा कर लें, वो विश्वनाथ प्रताप सिंह का भूत उनका पीछा करता रहेगा और नरेंद्र मोदी को बढ़त देता रहेगा। राहुल के साथ बड़ी दिक्कत यह भी है कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ने गांव कस्बे तक झूठ का एक ऐसा साम्राज्य खड़ा कर दिया है जिससे गांधी परिवार को लोग ब्राह्मण मानते ही नहीं है। जबकि आज की तारीख की सबसे बड़ी और कड़वी सच्चाई यह है कि यदि नरेंद्र मोदी का पिछड़ा काट का मुकाबला करना है तो विपक्ष के पास हिंदी भाषी भारत में संख्या बल में मजबूत किसी एक समुदाय, ब्राह्मण, राजपूत या दलित को अपने साथ खड़ा करना ही होगा। तभी जाकर उससे नीतीश, अखिलेश, तेजस्वी के साथ खड़े मुस्लिम प्लस यादव प्लस कुर्मी इस समीकरण को भी निर्णायक मजबूती मिल पाएगी और कांग्रेस में भी बड़ी ताकत अपने साथ समेट पाएगी अगर ये एक गठबंधन उनके साथ आएगा। लिहाजा कांग्रेस पार्टी ने बड़ी चतुराई से अपना दांव धीरे धीरे खेलना शुरू किया है। अभी खड़गे साहब के गृहराज कर्नाटक में चुनाव हैं और यदि उस चुनाव में कांग्रेस को सत्ता हासिल हो गई तो तय मानिएगी खड़गे के रथ को रोक पाना मुश्किल होगा। चाय वाला और चौकीदार दांव दोनों पिट जाएंगे। शायद इसे समय रहते सबसे पहले मोहन भागवत ने भांप लिया है और तभी वे जाति व्यवस्था पर विलाप करते हुए देखे जा रहे हैं, कह रहे हैं, ब्राह्मणों के लिए कह रहे हैं कि जातियां तो इन पंडितों ने पैदा कर दी। शायद मोदी जी ने भी भांप लिया है और तभी वे खड़गे को सम्मान देते हुए अपने साथ फोटो खिंचवाने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं। रही बात समाज के अलग अलग वर्गों, किसान, बेरोजगार, नौजवान, अग्निवीर, पुरानी पेंशन व्यवस्था, इन सबकी समस्याओं की, तो मत भूलिए कि सोसाइटी के ये सब सेक्शन फ्लोटिंग वोटर्स में काउंट किए जाते हैं। ये सब अंततः वहीं जाते हैं जहां उन्हें पहले से सामुदायिक आधार पर सॉलिड वोट दिखाई देता है। भले ये सब भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी जिंदाबाद करें, लेकिन वोट देने के पहले ये वोटर्स पार्टी और कैंडिडेट की झोली, जिससे पहले उनके कितना वोट है ये चेक करते रहते, उसके पास कितना वोट बैंक है। यकीन ना हो तो यूपी में प्रियंका गांधी का लड़की हूं लड़ सकती का कैंपेन देख लीजिए। क्या प्रियंका गांधी के सभाओं में किसी भी भाजपा या सपा नेता से कम भीड़ जुटती थी? उससे ज़्यादा भीड़ आती थी।
लेकिन वो भीड़ वोट में तब्दील नहीं हो पाई क्योंकि उस भीड़ को कांग्रेस के पास कोई वोट दिखाई नहीं दिया। ये सब फैक्ट राहुल गांधी, खड़गे और कांग्रेस का थिंक टैंक बखूबी जानता है। तभी मोहन भागवत कभी मस्जिद जा रहे हैं तो कभी जाति व्यवस्था पर प्रहार कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस के पास में एक बढ़िया तालमेल ये है कि कांग्रेस के पास राहुल गांधी और खड़गे की जोड़ी है। दोनों के बीच बेहतर तालमेल है। राहुल गांधी ने जिस समय कांग्रेस के अध्यक्ष पद का छोड़ा था उस समय कोई अंदाजा नहीं लगा सकता था कि खड़गे कांग्रेस के नए अध्यक्ष होंगे, क्योंकि कोई मान ही नहीं रहता कि कांग्रेस गांधी परिवार से बाहर जा सकती है। लेकिन एक प्लानिंग थी, ये स्ट्रेटेजी थी कि एक दलित अध्यक्ष बनाया जाए। और राहुल गांधी का और खड़गे के बीच की जो केमिस्ट्री है, राहुल गांधी और खड़गे के बीच का जो तालमेल है, उस तालमेल ने भारतीय राजनीति में कांग्रेस को एक मजबूत स्थिति में ला दिया। मैं जिन जोड़ी की बात कर रहा था उन जोड़ी की बात कर रहा हूं मैं। इन दोनों की जोड़ी को लोग मान रहे हैं कि एक बेहतर तालमेल, मानसिक रूप से दोनों जुड़े हुए व्यक्ति एक बेहतर राजनीति का विकल्प कर रहे हैं। अब दूसरी जोड़ी पे आता हूं। प्रधानमंत्री का व्यक्तित्व इतना बड़ा है कि खुद भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ उसमें बौने नजर आते हैं। जब प्रधानमंत्री खड़े होते हैं तो ये कोशिश होती है कि उस फोटो फ्रेम में कोई दूसरा नेता ना आए। आपको याद होगा जब राम जन्मभूमि का भूमि पूजन करने के लिए प्रधानमंत्री जी आए थे, जो लेटा हुआ फोटो था उसमें दूर दूर तक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहीं नजर नहीं आ रहे थे। आपको वो फोटो भी याद होगा जब काशी में प्रधानमंत्री जी ने गंगा में डुबकी लगाई थी, काले वस्त्र पहने हुए थे, वो फोटो फ्रेम में कोई दूसरा व्यक्ति नहीं आता। ये एक अघोषित तरीके का आदेश है कि जब प्रधानमंत्री जाएंगे तो कोई दूसरा नजर नहीं आएगा। और आपको वो फोटो भी याद होगा जब जेपी नड्डा को प्रधानमंत्री के संग चलते चलते अमित शाह ने पीछे कर दिया था कि हमारे साहेब के फ्रेम में कोई दूसरा व्यक्ति नहीं आएगा। जोड़ी नंबर 1 में तालमेल है और जोड़ी नंबर 2 में एक व्यक्ति का कद इतना बड़ा है कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी उसके सामने बौने नजर आते हैं। ये रही थी दोनों जोड़ियों की बात राजनीति की। मुझे लगा आपसे चर्चा की जानी चाहिए तो मैंने चर्चा की। मुझे यकीन है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अपनी राय से अवगत कराइएगा। यूपी की खबरें देखना हो तो हमारा दूसरा चैनल 4PM यूपी, बिहार देखना हो 4PM बिहार और गुजरात देखना हो तो 4PM गुजरात सब्सक्राइब करिएगा। शुक्रिया, थैंक यू।